देखो, कल हम पढ़ रहे थे ग्राफ के अलग अलग वैरायटी ऑफ एनालिसिस ऑफ द ग्राफ एंड दैट वाज ड्रॉन वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है, ठीक है। कल देखो हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, हम कल डिस्कस कर रहे थे। आवाज आ रही है मेरी सबको? अभी सबको आवाज आ रही है? ओके यस मैम। ओके ओके ओके। काफी लोग अभी आने यस के थे, मैम। इसलिए काफी लोग आने के थे, इसलिए राह देख रही थी मैं। अब जितने आ गए उतने आ गए, पीरियड तो शुरू करना पड़ेगा। तो हम कल वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें एक बार फटाफट उसका रिवीजन ले लेती हूँ, क्योंकि आपका कैसा है, रात गई बात गई, पढ़े तो आज भूल के रहेंगे। देखो यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ हमने पढ़ा था, जो ग्राफ का नेचर था बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो ऐसी रेड कलर की लाइन देखो दिखाई दे रही है, विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इट मीन्स दैट कि थीटा इज जीरो, थीटा जीरो तो टैन जीरो जीरो, और टैन जीरो यानी टैन ऑफ थीटा आपको स्लोप बताता है, इसलिए स्लोप जीरो, तो स्लोप जीरो यानी एक्सेलरेशन जीरो। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ हमने पढ़ा है जो कि परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस है। यहाँ पे थीटा 90 है और टैन 90 इन्फिनिटी है, तो इनडायरेक्टली स्लोप हमें इन्फिनिटी मिल रहा है, और स्लोप यानी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इन्फिनिटी मिल रहा है। तो मैंने ये कहा था कि प्रैक्टिकली एक्सेलरेशन इन्फिनिटी मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ आपको बताता है कि वेलोसिटी सडनली इंक्रीज हो रही है, इतनी इंक्रीज हो रही है कि एक्सेलरेशन इन्फिनिटी होते जा रहा है, और टाइम बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। टाइम डज नॉट चेंज बट द वेलोसिटी इंक्रीजेस रैपिडली और फास्टली, एंड विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तीसरा ग्राफ हमने पढ़ा है जिसमें एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी प्लॉट करी है, एंड द नेचर ऑफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यहाँ पे थीटा हमें कांस्टेंट मिल रहा है और एक्यूट मिल रहा है, तो मैंने टैन ऑफ थीटा निकाला, तो टैन ऑफ एक्यूट एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसीलिए हमें टैन थीटा पॉजिटिव मिला था। लेकिन टैन थीटा तो हमें स्लोप बताता है, और स्लोप क्या बताता है, एक्सीलरेशन, और इसीलिए हमारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, और एज वेल एज थीटा कांस्टेंट है, इसलिए टैन ऑफ थीटा भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। नेक्स्ट ग्राफ हमारा जो है ग्राफ नंबर 4, जिसमें हमारा थीटा इंक्रीज होते जा रहा है। तो थीटा अगर इंक्रीज होगा तो टैन ऑफ थीटा इंक्रीज होगा, और टैन ऑफ थीटा इंक्रीज होगा तो स्लोप इंक्रीज होगा, स्लोप यानी एक्सीलरेशन, और इसलिए एक्सीलरेशन भी इंक्रीज होगा। तो फिर यहाँ पर ये ग्राफ में दिखाई क्या दे रहा है, ये ग्राफ, दिस ग्राफ इज विच इज बेंडिंग टुवर्ड द वेलोसिटी एक्सिस। ये ग्राफ वेलोसिटी एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा था, इसका मतलब जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर एक्सीलरेशन इंक्रीज होते जा रहा है, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि थीटा एक्यूट है। ओके, नेक्स्ट ग्राफ नंबर 5, यहाँ पे थीटा जो है आपका डिक्रीजिंग है, क्योंकि जो लाइन है इट इज बेंडिंग टुवर्ड द टाइम एक्सिस। जो लाइन जो है तुम्हारी ग्राफिकल लाइन विच इज बेंडिंग टुवर्ड द टाइम एक्सिस, and hence theta goes on decreasing. Theta goes on decreasing, तो tan theta goes on decreasing. Tan theta goes on decreasing, तो slope goes on decreasing. लेकिन slope यानी क्या है, acceleration. slope यानी क्या है, acceleration. तो इसीलिए acceleration decrease हो रहा है। तो कल किसने बोला था कि ये negative acceleration है क्या? नहीं, ये positive ही acceleration है, क्योंकि यहाँ पे भी थीटा आपका acute है, इसलिए ये एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव ही है, लेकिन इस एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होते जा रही है। तो लाइन बेंडिंग टुवर्ड द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स दैट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन इन द बॉडी। उसके बाद ग्राफ नंबर 6 का एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे। ग्राफ नंबर 6 में आपको स्ट्रेट लाइन नेचर नजर आ रहा है, लेकिन ये ग्राफ ओरिजिन से निकल नहीं रहा है, ये निगेटिव वैल्यू से निकल रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा थीटा एक्यूट है, हाँ, तो टैन ऑफ थीटा एक्यूट, तो टैन ऑफ एक्यूट एंगल पॉजिटिव, और टैन थीटा हमें स्लोप बताता है, स्लोप क्या बताता है, एक्सीलरेशन, और इसलिए यहाँ पर भी हमारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि ये पार्टिकल की जब मोशन शुरू हुई थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, निगेटिव। तो मैंने आपको पूछा था कि ग्राफ नंबर 6 और ग्राफ नंबर 3 में क्या डिफरेंस है, तो ग्राफ नंबर 3 में भी एक्सीलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, और ग्राफ नंबर 6 में भी एक्सीलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। लेट मी क्लियर, ग्राफ नंबर 3 और ग्राफ नंबर 6 दोनों में एक्सीलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि ग्राफ नंबर 6 में हमारे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी,
और ग्राफ नंबर 3 में हमारे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, ग्राफ नंबर 3 में हमारे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ग्राफ नंबर 6 में हमारे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव है। ठीक है, अब आते हैं ग्राफ नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर भी हमारा जो थीटा है वो एक्यूट है और कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी हमारा स्लोप जो है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि tan ऑफ एक्यूट एंगल क्या आता है, पॉजिटिव, तो हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और थीटा कांस्टेंट है इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। तो ये ग्राफ का भी कंक्लूजन यही निकलता है कि ग्राफ नंबर 7 में भी हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। हियर आल्सो द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, बट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या है, बोलो। Here also the acceleration is positive and constant, but initial velocity positive. ओके, तो अगर ग्राफ नंबर 6 और 7 में मैं डिफरेंस पूछूं, ग्राफ नंबर 6 में और 7 में अगर मैं डिफरेंस पूछूं तो आप क्या बोलेंगे कि ग्राफ नंबर 6 में इनिशियल निगेटिव और ग्राफ नंबर 6 में इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेरी गुड। अब मैं लूंगी ग्राफ नंबर 8। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द ग्राफ नंबर 8। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ये पेज खत्म हो गया है, पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ग्राफ नंबर 8 वी आर गोइंग टू ड्रॉ। ये मैंने कल आपको ऐसे ही वही ग्राफ जो पढ़ा है उनकी रिवीजन ली थी, क्योंकि हम लोग तो बार बार भूलते रहते हैं ना, है ना। ह्यूमन बीइंग की नेचुरल टेंडेंसी है कौन सी, भूलना। दिस इज अवर नेचुरल टेंडेंसी। तो फिर ये नेचुरल टेंडेंसी हमें पसंद नहीं, क्योंकि हम एक बार भूल गए तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स ये रट्टा मारने वाला तो सब्जेक्ट है नहीं, इसको तो समझना ही पड़ेगा। तो बार बार आप क्या करो, बार बार रिपीटेडली आप ग्राफ की एनालिसिस अपने ही मन में करते जाइए, ग्राफ देखते जाइए, खुद की एनालिसिस खुद ही उस ग्राफ को देख के करा कीजिए। अब मैं बना रही हूँ अगला ग्राफ, ग्राफ नंबर 8। एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पे हम लोग वेलोसिटी प्लॉट करेंगे। ओके, एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट करते हैं, टाइम, और वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब जरा ग्राफ का नेचर देखिए, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो मैं देखो बना रही हूँ ग्राफ लाइक दैट। दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ। ओके, तो अभी हम इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, ओरिजिन है हमारा। तो हमें देखना है कि सबसे पहले थीटा क्या है, थीटा एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, क्या लगता है आपको? देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, ये देखो थीटा ऑब्ट्यूज, ये देखो थीटा इज ऑब्ट्यूज। तो मुझे वही बताइए tan ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल क्या आता है, निगेटिव। थीटा इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, सो हियर थीटा, हाँ एक और चीज, ऑब्ट्यूज है लेकिन कांस्टेंट है क्या, देखो तो सही। यस मैम, कांस्टेंट है। यस मैम, ये कांस्टेंट है और ऑब्ट्यूज है, तो मैं ऐसा लिखती हूँ, हियर थीटा इज कांस्टेंट एंड ऑब्ट्यूज। Here theta is constant and obtuse. Therefore, tan of theta is negative. बराबर है क्या? थीटा कांस्टेंट तो है लेकिन ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज होने की वजह से tan of theta आपको क्या मिलेगा, निगेटिव। बट tan थीटा अपने को क्या बताता है, स्लोप। तो स्लोप अपने को क्या बताता है, एक्सीलरेशन। इसीलिए हाँ देखो, tan थीटा हमें स्लोप बताता है, स्लोप हमें एक्सीलरेशन बताता है, इसीलिए एक्सीलरेशन क्या आएगा, देयरफॉर एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। हाँ कांस्टेंट एंड निगेटिव। कांस्टेंट क्यों है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कांस्टेंट क्यों है रे, थीटा कांस्टेंट है। वेरी गुड, बरोबर है ना। कल हमने ग्राफ पढ़ा था कि थीटा अगर इंक्रीजिंग होगा तो tan थीटा इंक्रीजिंग, tan थीटा इंक्रीजिंग द स्लोप इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीजिंग तो एक्सीलरेशन इंक्रीजिंग। फिर हमने देखा थीटा डिक्रीजिंग तो tan थीटा डिक्रीजिंग, tan थीटा डिक्रीजिंग तो स्लोप डिक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीजिंग तो एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग। लेकिन यहाँ पर थीटा कांस्टेंट तो tan थीटा कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट तो स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और देयरफॉर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। लेकिन थीटा ऑब्ट्यूज है इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और निगेटिव है। हियर द निगेटिव कांस्टेंट, देखो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड निगेटिव। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव। वेरी गुड, बराबर, एकदम सही। ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव मोड में हो ना आप लोग, ये बघा इनिशियल वेलोसिटी काय होती,
जैसे जैसे टाइम गुजरते जा रहा था आपकी वेलोसिटी डाउन डाउन हो रही थी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी आपकी पार्टिकल की पॉजिटिव थी। तो यहाँ पे लिखूंगी देयरफॉर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव, बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव। ठीक है, इस प्रकार हमारे ग्राफ नंबर 8 का एनालिसिस हो गया। देखो मैं एक और बात आपको यहाँ पे फिर से अलर्ट करना चाहती हूँ की हे सगळे ग्राफ तुम्हाला आता भलेही व्यवस्थित समजत आहेत, एनालिसिस करता येत आहेत, पण याच्यावर 1 महिना गेला की तुम्हाला हे ग्राफ कन्फ्यूज होणं चालू होऊन जाणार। मग आपली काय काळजी असायला पाहिजे, आपल्या याच्याकडनं काय आपल्याला प्रिकॉशन घ्यायला पाहिजे कि ये सारे ग्राफ हम बार बार रिपीटेडली एनालिसिस करते रहेंगे। 2-3 दिन हो गए कि फिर से ग्राफ खोलना, उसको देखना कि इसका मीनिंग क्या निकलता, उसका मीनिंग क्या निकलता, क्योंकि थ्रू आउट द सिलेबस ऐसे टाइप के ग्राफ आपको आने वाले हैं। तो अभी अगर आपके ग्राफ में कंफ्यूजन चालू हो गए तो फिर बाद में भी आपको फिजिक्स में ऐसे ग्राफ के एनालिसिस मुश्किल जाएंगे। अच्छा, अभी मैं बना रही ग्राफ नंबर 9। फिर से ग्राफ नंबर 9 देखिए, कितने लोग आ गए देखो तो सही, कुछ नंबर्स नजर नहीं, 130 नंबर पीपल्स, बहुत ही कम लोग एंट्रन्स की बॅच, हा खूपच कमी लोक एंट्रन्सची बॅच करतायत, काय माहिती काय अजून यांची दिवाळी संपलीच नाही वाटतं। तो ग्राफ नंबर 9 देखो, एक्स एक्सिस पे टाइम, कहीं ऐसी तो बात नहीं मैंने बोला था कि ये वाला लेसन जो है वो नीट और JEE को है, लेकिन मैंने आपको स्ट्रिक्टली वार्निंग दी थी कि ये लेसन का फायदा आपको रोटेशनल डायनामिक्स के स्टेट बोर्ड में होगा, इसीलिए ये लेसन सभी को करने के लिए मैंने बोला था। अभी तो नए सिलेबस में तो नई वाली जो CET का सिलेबस तो भी आया ही नहीं, मालूम है आपको, मे भी हो सकता है कि नए वाले सिलेबस में ये लेसन ऐड हो जाए। तो अगला ग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं, ग्राफ नंबर 9, एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी ये ग्राफ को आगे प्रोसीड करते, थोड़ा 1 मिनट, थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, इसको खींच लेते यहाँ पे। अब बनाएंगे ग्राफ, ये देखो ग्राफ ऐसा है, दिस इज द ग्राफ, नेचर ऑफ द ग्राफ। ऊपर कुछ भी नहीं, पॉजिटिव की तरफ कुछ भी नहीं ड्रॉ किया उन्होंने, सब निगेटिव की तरफ ड्रॉ किया है। तो पहले तो हमें ये जज करना पड़ेगा कि थीटा क्या है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, क्या लगता है आपको थीटा क्या है? देखो ना मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज है, पक्का पक्का ऑब्ट्यूज है? यस मैम। ओके, सही है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये टाइम, हम कैसे एंगल निकालना मालूम है क्या, हर बार ये टाइम एक्सिस जो होता है ना, इसको पैरेलल लाइन निकालना ऐसी, ये देखो ये निकाल दी, तो ये देखो एंगल क्या नजर आ रहा है ना, क्या नजर आ रहा है, एंगल ऑब्ट्यूज है ना। देखो यहाँ पे थीटा ऑब्ट्यूज है, तो अभी हम लिखेंगे, हाँ सुनो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर थीटा इज कांस्टेंट, बट ऑब्ट्यूज है लेकिन कांस्टेंट है कि नहीं, कि कम ज्यादा हो रहा है, एंगल सगळीकडे सारखाच आहे की नाही, कांस्टेंट है हे मैम। लिहायचं, तो हियर थीटा इज कांस्टेंट एंड ऑब्ट्यूज, हियर थीटा इज कांस्टेंट एंड ऑब्ट्यूज, आणि यू नो दैट कि अगर एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो टैन वैल्यू उसकी ऑब्ट्यूज एंगल की क्या होती है, टैन ऑफ थीटा क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पे लिखेंगे हियर थीटा इज कांस्टेंट एंड ऑब्ट्यूज, सो देयरफॉर टैन ऑफ थीटा इज निगेटिव। ठीक है, बट टैन थीटा क्या होता है रे, स्लोप, एंड स्लोप क्या होता है, एक्सीलरेशन, एंड देयरफॉर एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट एंड निगेटिव। हाँ, लेकिन यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या थी, जीरो। वेरी गुड, but initial velocity of the particle is 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या थी, 0, क्योंकि ओरिजिन से चालू है, देखो ओरिजिन नहीं है, हो गया बस, सिंपल ग्राफ आहे, असं आपल्याला वाटतं खूप कठीण आहे, एकदा कॉन्सेप्ट क्लिअर झाले की फटाफटच आपल्याला आन्सर येतात। आता अजून एक ग्राफ ड्रॉ करते, ग्राफ नंबर 10, ग्राफ नंबर 10 ड्रॉ करेंगे। फिर से एक एक्स एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करेंगे टाइम
वाई एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करेंगे वेलोसिटी, ठीक है। और ये ग्राफ को नीचे खींचती हूँ और अभी मैं बना रही हूँ ग्राफ। ये देखो, यहाँ से इसको खींच लेते हैं, ये देखो। अब मैं फिर से, मुझे बताइए आपको थीटा कितना नजर आ रहा है, एक्यूट की ऑब्ट्यूज? लेट अस Obtuse. ये टाइम एक्सिस की पैरेलल लाइन निकालो, टाइम एक्सिस की पैरेलल लाइन, ये देखो थीटा ऑब्ट्यूज, ये देखो टाइम एक्सिस की पैरेलल लाइन थीटा ऑब्ट्यूज, और कांस्टेंट है, थीटा ऑब्ट्यूज है और कांस्टेंट है। तो यहाँ पे बोलूंगी हियर थीटा, जैसे ऊपर लिखा था, हियर थीटा इज कांस्टेंट एंड ऑब्ट्यूज therefore tan of theta is negative, बरोबर है। theta is constant and obtuse, therefore tan of theta is negative। हाँ, but tan theta क्या है? स्लोप, और स्लोप क्या है? एक्सीलरेशन। Acceleration. therefore acceleration is constant। कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा एक्सीलरेशन, बोलो। आएगा मैम। क्यों कांस्टेंट आएगा आएगा? मैम, क्यों कांस्टेंट आएगा एक्सीलरेशन? क्योंकि क्योंकि थीटा कांस्टेंट है। therefore acceleration is constant and negative। और एक्सेलरेशन निगेटिव क्यों आएगा? एक्सेलरेशन निगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है इसलिए। वेरी गुड, क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूज है। वेरी गुड। तो ऑब्ट्यूज एंगल है इसलिए। वेरी गुड, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव। बट अब आगे क्या लिखूं मैं? बट इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव। वेरी गुड, बहुत होशियार हो गए रे तुम लोग। निगेटिव देखो ना, निगेटिव, ये वाई एक्सिस की निगेटिव साइड है तो वहां से चालू हो रही ना। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज निगेटिव, निगेटिव। तो ये हो गए हमारे पूरे ग्राफ के एनालिसिस। यहाँ पर हमारे ग्राफ खत्म हो गए। ऐसा नहीं बोल सकती दिस आर द लिमिटेशंस, और इसके अनलिमिटेड ग्राफ भी हो सकता है, बट जितने हमें बेसिक सीखना चाहिए था वो तो हमने सीख लिए। तो देखो एक बार फिर ग्राफ नंबर 8, 9, 10 का रिवीजन। ग्राफ नंबर 8 सुनो, ग्राफ नंबर 8, ग्राफ नंबर 9 और ग्राफ नंबर 10। तर जरा मी इकडे नेक्स्ट पेजवर जाऊन तुम्हाला ड्रॉ करू, याच पेजवर जागा खाली आहे तर तिथे जाऊन तुम्हाला ड्रॉ करून सांगते बघा। ग्राफ नंबर 8, 9 आणि 10 काय फरक होता? ग्राफ नंबर 8 मध्ये काय होतं बघा, 8, 9 आणि 10। देखो ग्राफ नंबर 8 कैसा था? ऐसा, ठीक है। ग्राफ नंबर 9 कैसा था? ये ऐसा था। और ग्राफ नंबर 10 कैसा था? ऐसा। थोड़ा इसको ब्लैक कलर से कर देती हूँ, ये देखो यहाँ पे। अब मुझे बताइए कि ये देखो, अब ये फर्क है तुम्हारा, ये ग्राफ नंबर 8, ग्राफ नंबर 9, ग्राफ नंबर 10, हर जगह आपका उतार है। जो रेड कलर की लाइन है उतरती हुई नजर आ रही। उतार म्हणजे काय? उतार म्हणजे काय? बोला। एक्सेलरेशन इज निगेटिव। रिटार्ड एक्सेलरेशन। देखो हर बार ये देखो यहाँ, सुनो अभी माइक ऑफ कर दी। देखो यहाँ पे भी एंगल ऑब्ट्यूज है, यहाँ पे भी एंगल ऑब्ट्यूज है, और यहाँ पे भी एंगल ऑब्ट्यूज है। तो tan ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल सब जगह निगेटिव होती है, इसलिए हर जगह एक्सेलरेशन जो है वो निगेटिव, निगेटिव और निगेटिव है, ठीक है। और हर जगह यहाँ पे देखो थीटा इधर भी कांस्टेंट था, यहाँ पे भी मैं ड्रॉ करूँ तो थीटा कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन जो था वो कांस्टेंट था। यहाँ पे भी थीटा हमारे कांस्टेंट ही आ रहे, इसलिए यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या था? कांस्टेंट एंड निगेटिव। यहाँ पे भी कांस्टेंट एंड निगेटिव। सिर्फ फर्क क्या था? तो ग्राफ नंबर 8 में हमारे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? पॉजिटिव। ग्राफ नंबर 9 में हमारे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। और ग्राफ नंबर 10 में हमारे इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या थी? निगेटिव। बस एवढाच काय तो फरक आहे। आता तुम्हाला लक्षात आलं असेल बघा, ऍट अ टाइम मी तिन्ही ग्राफ डिस्कस केले। आता तुम्हाला डिफरन्स कळला? कळला का डिफरन्स? की ग्राफ नंबर बघा, ऍक्च्युअली ऐका, ग्राफ नंबर 8, 9, 10 तीनही ग्राफचं मीनिंग एकच आहे। तीनों ग्राफ में एक्सेलरेशन ये निगेटिव है और कांस्टेंट है, ये सिमिलरिटी है तीनों ग्राफ में। तो फर्क क्या है? तो 8 नंबर के ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की पॉजिटिव है, 9 नंबर के ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है, और 10 नंबर के ग्राफ में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव है। समझ में आया क्या?
तो यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ। एट ए टाइम तीनों ग्राफ को मैंने डिस्कस किया ना, तो आपको जल्दी से ध्यान में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ खत्म हो गए। अब हम पढ़ेंगे आगे का टॉपिक, फ्रीली फॉलिंग बॉडी एंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसके बाद फ्रीली फॉलिंग बॉडी के बारे में। तो अगला टॉपिक है हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट टॉपिक इज द काइनेमेटिकल इक्वेशंस। अब काइनेमेटिकल इक्वेशंस तो सभी ने सीखे हुए हैं, 9th स्टैंडर्ड से आप लोग सीखते आ रहे हो काइनेमेटिकल इक्वेशंस। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि काइनेमेटिक्स एक आधे न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए काइनेमेटिक्स कब लगाना एंड कब नहीं लगाना, दिस इज द बेसिक क्रायटेरिया. हे स्कूलमध्ये तुम्हाला कोणी सांगत नाही असं की कायनेमॅटिक्स केव्हा लावायचं आणि केव्हा नाही लावायचं. हे शिकवलंय, सांगितलंय का रे स्कूलमध्ये तुम्हाला की एखाद्या प्रॉब्लेमचं स्पीड, डिस्टन्स, वेलॉसिटी असं काही काढायचं असेल तर कायनेमॅटिकल इक्वेशन केव्हा लावायची आणि केव्हा नाही लावायची असं काही सांगितलंय का तुम्हाला स्कूलमध्ये? सांगा रे. हैव यू? नो. तो मुझे पता था ये कि आपको स्कूल में नहीं बताया जाता है, तो मैं आज आपको ये पूरा डिटेल में बताऊंगी कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस एखादे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कब लगाना और कब नहीं लगाना. तो सबसे पहले क्राइटेरिया नंबर 1, व्हेन द पार्टिकल is moving with यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला मैंने, क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं बोला. व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ब्रैकेट में लिखती हूं कि जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? 0. मालूम है ना ये सबको? जब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलता है तो एक्सेलरेशन 0 होता है. Yes, ma'am. हा, अब देखो, व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग, ऐकून घ्या आता, कायनेमॅटिक्स केव्हा लावायचं आणि केव्हा नाही लावायचं. तर व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग with uniform velocity, that is 0 acceleration, then kinematical equations are not applied. राहील का लक्षात? are not applied म्हटलंय बरं मी. When the particle is moving with a uniform velocity, that is 0 acceleration, then the kinematical equations are not applied. तब kinematical equations apply नहीं किया जाते हैं. तो तभी हमको अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वगैरह निकालना है तो सीधे सीधे तब हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला सीधे एक मिनट इसको कलर चेंज कर देती हूँ ना, रेड कलर रह गया, ब्लैक कलर से अच्छा लगता है. तब हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. सादा फॉर्मूला जो है हमारा स्कूल में पढ़े वाला, कि आपने पढ़ा है ना, s इज इक्वल टू वी इंटू टी, और और v इज इक्वल टू एस बाई टी. ये सादा फॉर्मूला लगाना. कब? जब आपका पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, मतलब 0 एक्सेलरेशन में है, तब आपको डिस्प्लेसमेंट लगाने के लिए सादा कंसेप्ट लगाना कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. हाँ, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? 0. तो यहाँ पे जरूरत नहीं है आपको एक्सेलरेशन डालने की. ओके, तो यहाँ पर देखो, मैंने फिर से एक बार, when the particle is moving with a uniform velocity, यानी कि 0 acceleration, then kinematical equations are not applied. कोई जरूरत नहीं है काइनेमेटिक इक्वेशंस लगाने की. लेकिन नंबर 2 पे सुनो, माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर दिए प्लीज. नंबर 2 पे कि when the particle moves with a constant acceleration, when the particle is moving with यूनिफॉर्म का मीनिंग है कांस्टेंट. व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म, यानी कि ब्रैकेट लिखती हूँ कांस्टेंट एक्सीलरेशन. व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कॉमा, देन काइनेमेटिकल इक्वेशंस आर अप्लाइड. then kinematical equations are applied. आता राहील का लक्षात?
की जेव्हा पार्टिकल युनिफॉर्म वेलोसिटीनी जातो म्हणजे झिरो ऍक्सिलरेशन रहता है तब काइनेमेटिक इक्वेशंस नहीं लगाना, सादा सादा करना, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, सादे फॉर्मूले से डिस्प्लेसमेंट निकालना। लेकिन जब पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोला मैंने, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसका मीनिंग क्या है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मींस की वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रही है टाइम के अनुसार, इक्वल इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी टाइम के अनुसार, तब हमारे पार्टिकल को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहता। और जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहता है तभी हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस लगाएंगे। तो विच आर द काइनेमेटिकल इक्वेशंस, ऐसे कौन से काइनेमेटिकल इक्वेशंस है? तो अभी तक के हम लोग जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़े स्कूल में, शायद आपको 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस उन्होंने बताया। एक मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, देखो जगह नहीं है तो एक पहला लिखती हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बरोबर है? दिस इज द काइनेमेटिकल, वेरी फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, वेरी फर्स्ट, बरोबर है का? हाँ, तो इसको Yes, हाँ ma'am. ओके, तो इन स्केलर फॉर्म, इन स्केलर फॉर्म, और ये इन वेक्टर फॉर्म में लिखती हूँ। यही काइनेमेटिकल इक्वेशंस वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसा लिखेंगे? v बार इज इक्वल टू यू बार प्लस ए बार इंटू टी, ऐसा लिखते। यही काइनेमेटिकल इक्वेशन जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो v बार इज इक्वल टू यू बार इंटू ए बार इंटू टी। टी को बार नहीं डालते क्योंकि आपको पता है की टाइम तर वेक्टर क्वांटिटी नाही आहे। आणि v बार म्हणजे फाइनल वेलोसिटी, u बार यानी इनिशियल वेलोसिटी, एंड a बार मतलब एक्सीलरेशन। तो ये सभी वेक्टर है इसलिए इनके ऊपर बार लिखा। तो ये काइनेमेटिकल इक्वेशन सबसे पहला नंबर 1, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड साइड में उसको राइट साइड में मैंने उसी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखा। अब दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, सेकंड। सभी काइनेमेटिकल इक्वेशंस आपको बताती हूँ। सेकंड वाला काइनेमेटिकल इक्वेशंस ये भी आपका पहचान का है, ये है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। देखो ये भी स्केलर फॉर्म में है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, where s is the displacement, u is the initial velocity, a is the acceleration। अभी वेक्टर फॉर्म में इसको कैसा लिखते हैं? तो s बार इज इक्वल टू यू बार इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए बार इंटू टी का स्क्वायर। जे क्वांटिटी वेक्टर है उनके ऊपर बार लिख देना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो उसके ऊपर बार लिखना। वेलोसिटी इनिशियल वो भी वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी, तो उसके ऊपर बार लिखना। एक्सेलरेशन भी वेक्टर है तो उसके ऊपर बार लिखना। टाइम के ऊपर बार नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम इज नॉट अ वेक्टर, इट इज अ स्केलर। तो ये तुम्हारा सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है। अब लिखेंगे थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, तीसरा वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन, ये भी सबको मालूम है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं v बार डॉट, देखो v बार डॉट v बार, ठीक है, इज इक्वल टू u बार डॉट u बार प्लस 2 a बार डॉट s बार, ऐसा लिखते हैं इसको। ठीक है, इसको कैसा लिखते हैं वेक्टर नोटेशन में? v बार डॉट v बार इज इक्वल टू u बार डॉट u बार प्लस 2 टाइम्स a बार डॉट s बार, ऐसा लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो उसी वेक्टर का हमने 11वीं में पढ़ा था ना, उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनता है। तो v बार डॉट v बार v स्क्वायर एंड u बार डॉट u बार u स्क्वायर, और ये बन जाता है ए और एस के बीच में एंगल थीटा 0 होता है, तो ए बार डॉट एस बार इज ए एस कॉस थीटा, थीटा 0 तो कॉस 0 1, तो ये 2as हो जाता है। समझे? तो वेक्टर नोटेशन में मैंने सिर्फ लिख के बताया है कि ये इक्वेशन को वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखते हैं। न्यूमेरिकल करते टाइम तो हम लोग ये स्केलर फॉर्म वाले इक्वेशन ही यूज करने वाले सॉल्व करने के लिए। तो ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस आप लोग ने स्कूल में पहले से ही पढ़े थे, बरोबर है? पहिला कुठला बघा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर, आणि तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2as, बरोबर है? पण रादर देन दिस 2 और काइनेमेटिकल इक्वेशंस है जिसका हम लोग को बहुत कम काम पड़ता है, लेकिन वो है वहां पर, तो वो मैं लिखने जा रही हूँ। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4, नेक्स्ट इक्वेशन है, ये सिंपल है, s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इसका बिल्कुल भी काम नहीं पड़ता हमें। देखो s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2,
इंटू टाइम यहाँ पर, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं एस बार इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यानी जो 1/2 है वो बाहर निकाले, हाफ ऑफ u बार प्लस v बार इंटू टी। आप इसको ऐसा भी स्केलर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो कि हाफ ऑफ u प्लस v इंटू टी, वही इक्वेशन है सेम, राइट साइड में उसको सिर्फ बार डाल के लिखा है। टी के ऊपर बार इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि टाइम जो स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ कहीं ये ज्यादा करके इसका काम नहीं पड़ता। इक्वेशन नंबर 4 में जो लिखा है ना, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इसका बिल्कुल भी काम नहीं पड़ता। लेकिन अभी जो नेक्स्ट लिखने जा रही हूँ 5 नंबर का, इसका कई बार काम पड़ता है। तो ये है Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2n-1। देखो एक बार फिर से, Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ ऑफ, हे सगळे पाठ करून ठेवायचे, उद्याच्या बॅचला येताना हे सगळे इक्वेशन्स पाठ करून ठेवायचे। मी कोणाला कुठलाही कायनेमॅटिकल इक्वेशन विचारेल, Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ ऑफ a इंटू ब्रॅकेट 2n-1। Sn is equal to half of, Sn is equal to u plus half of a into bracket 2n-1। अब ये Sn क्या है, हाँ कई बच्चों को समझ में नहीं आता ये Sn क्या है और ये S क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन S एंड Sn। तो Sn आपको बताता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड। और ये क्या बताता है, सपोज एखादी मोशन, सुनो, अगर एखादे पार्टिकल की मोशन 10 सेकंड तक चली है, 10 सेकंड तक, तो आपको अगर सवाल ये पूछा कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग 10 सेकंड, पूरे 10 सेकंड के दरमियान हमारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये अगर लगाना है, ये अगर इक्वेशन यानी क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग इक्वेशन नंबर 2 लगाओगे। लेकिन अगर उसी सवाल में आपको ऐसा पूछा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल ऍट 4th सेकंड, चौथ्या सेकंदाला त्यांनी किती डिस्प्लेसमेंट केला, और 6th सेकंदाला कितवा केला, 6th सेकंदाला किती डिस्प्लेसमेंट झाला, 5व्या सेकंदाला किती डिस्प्लेसमेंट झाला, म्हणजे एक उस पर्टिकुलर उस सेकंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ऐसा अगर निकालना है तो आप लगाएंगे इक्वेशन नंबर 5। समझ में आ गया? कौन सा इक्वेशन कब लगाएंगे बोलो, इक्वेशन नंबर 5 कब लगाएंगे और इक्वेशन नंबर 2 कब लगाएंगे? फिर से बता रही हूँ, सुनो, फिर से बता रही, इक्वेशन नंबर 2 आप तब लगाओगे जब आप पूरे, सपोज एखादी मोशन 8 सेकंड तक चली है, एखादा पार्टिकल 8 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर रहा है, और आपको पूछा कि पूरे 8 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, या उसी दरमियान पूरे 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, या पूरे 6 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऐसा कुछ निकालना है तो आप इक्वेशन नंबर 2 लगाओगे। लेकिन अगर आपको किसी ने ये पूछा कि ठीक है भाई उसकी मोशन 8 सेकंड तक चली क्या, तो मुझे बताना कि उसने उस पार्टिकल ने 5वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 5 सेकंड तक नहीं, 5वें सेकंड तक ऐसा नहीं बोला, 5वें सेकंड पर, 5वें सेकंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये अगर पूछा है तो कौन सा लगाएंगे, Sn वाला। समजलं का? समजा एखाद्या पार्टिकलनी पहिल्या सेकंदाला 2 मीटर केलं, दुसऱ्या सेकंदाला त्याचं डिस्प्लेसमेंट झालंय 4, तिसऱ्या सेकंदाला 6 झालं, अशी त्याची मोशन 3 सेकंदापर्यंत चालली, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट किती झालं, 6 आणि 4 10 आणि 2 12, टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है 12 मीटर। अब अगर आपको कोई पूछे कि पूरे 3 सेकंड तक उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 12। लेकिन अगर किसी ने आपको ये पूछा कि तीसरे सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप आंसर क्या बोलेंगे, बोलो, 6 मीटर। हाँ, तो अब समझा कि उस पर्टिकुलर उस सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऐसा अगर निकालना है तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन नंबर Sn वाला, Sn वाला। Sn और पूरे पर्टिकुलर सेकंड तक, पूरे इतने सेकंड में कितना हुआ, पूरे इतने सेकंड में कितना हुआ, ऐसा निकालना है तो कौन सा लगाएंगे, सेकंड वाला, सेकंड वाला। वेरी गुड। अभी ये वाला जो इक्वेशन है, 5th वाला इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन, एक बार देख लो, रट्टा मार लो, Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2n-1, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे Sn बार। आदित्य समजत आहे का? हे सगळ्यांना हा लेसन इम्पॉर्टंट आहे बरं। Sn बार इज इक्वल टू u बार प्लस हाफ ऑफ a बार इंटू ब्रॅकेट
2n-1, ठीक है। तो ये मैंने पांचों काइनेमेटिकल इक्वेशंस आपको स्केलर फॉर्म में भी और वेक्टर फॉर्म में भी लिख के बताए। अभी इसको कैसे यूज करना वो धीरे धीरे हम लोग सीखने वाले हैं। अब पूरे इक्वेशंस को यूज करेंगे तो आपके कन्सेप्ट धीरे धीरे क्लिअर होते जाएंगे की कोणता इक्वेशन केव्हा वापरायचा। पण तरी पण स्टील माझं काम आहे की तुम्हाला हे सांगणं थोडंफार की कोणता इक्वेशन केव्हा वापरायचं। बघा एस वाला इक्वेशन म्हणजे सेकंड वाला इक्वेशन तब लगाना जब पूरे पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इक्वेशन नंबर 2 लगाना। और एक पर्टिकुलर सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये अगर निकालना है तो इक्वेशन नंबर 5 लगाना। और इक्वेशन नंबर 3 कब लगाना, जब आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है और एक्सेलरेशन पूछा है या डिस्प्लेसमेंट पूछा है। मतलब ये चार क्वांटिटी जो नजर आ रही है इक्वेशन नंबर 3 में, v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, इन चारों में से तीन पता होंगी, कोई भी तीन पता होंगे तो चौथी निकालने के लिए हम लोग ये इक्वेशन पता कर सकते। और इक्वेशन नंबर 1 जो है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये कब लगाना, जब इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल मालूम है और आपको टाइम पूछा है और एक्सेलरेशन दिया है। तो ये डिपेंड करता है, धीरे धीरे न्यूमेरिकल जब लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा इक्वेशन कब लगाना। लेकिन उसके पहले आपको ये पांचों इक्वेशंस, स्पेशली ये चौथा छोड़ के एटलीस्ट चार इक्वेशंस आपको रट्टा मार के रखिए। तो तीन वाले तो आपको पहले से ही मालूम है ना, तीन इक्वेशंस आप पहले से ही सीखे थे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऐसे ये है काइनेमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है। अब आते हैं, तो मैंने बोला है आप काइनेमेटिकल इक्वेशंस कब लगाएंगे, जब पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में होगा तो, यानी कांस्टेंट एक्सीलरेशन में होगा तो। लेकिन जब पार्टिकल को एक्सीलरेशन ही नहीं होगा, जीरो एक्सीलरेशन होगा, तो ये कब होगा, जब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा तो। जब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो उस वक्त आपको काइनेमेटिकल इक्वेशंस लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब पढ़ेंगे हम अगला टाइटल, मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली, मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द ग्रेविटी। अगला टॉपिक है मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी। इसी को फ्रीली फॉलिंग मोशन भी कहते, फ्री फॉल। फ्री फॉल म्हणजे माहिती आहे का काय होतं, कोणाला माहिती आहे फ्रीली फॉलिंग, जसं तुम्ही एखादा बॉल खेळता है ना, क्रिकेट में या ऐसे ग्राउंड पे बॉल खेलते, तो बॉल को झेलते हाथ से, तो झेलने के बाद जैसे बॉल आपके हाथ में आ जाता तो पहले आप एकदम ऊंचाई पे उसको फेंकते हो बॉल को, बरोबर है। तो बॉल एक पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है और नीचे फिर आता है, ऊपर से एक ऊंचाई से नीचे आता है। तो जब भी वो आता है तो वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आता है। उसको कोई, सुनो माइक ऑफ करा प्लीज, उसको कोई फेंक नहीं रहा है ना, अपन ने तो ऊपर की दिशा में फेंक दिया, वो ऊंचाई पे अटेंड कर दिया। अटेंड करने के बाद जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तब उसका जो फॉल है उसको बोलते फ्री फॉल। जैसे कि अब अगर आप आपके बिल्डिंग से चौथे माले से कूद दो आप, तो आप चौथे माले से कूदी मारे तो वो क्या हो गई, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। समझ में आया क्या, कूदना नहीं, लेकिन बता रही हूँ कि फ्रीली फॉलिंग का मतलब क्या है, कि when the body is only and only under the effect of gravity, then such a motion is called as a freely falling motion। तो आप बोलेंगे मैडम फिर वहां पर एयर का रेजिस्टेंस एक्ट नहीं करता क्या, बिल्कुल करता है। जेव्हा एखादी बॉडी वरून खाली किंवा खालून वर जेव्हा जाते, आता ती वेन इट इज द अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो वो एयर के साथ उसकी घसती है, वो बॉडी एयर के साथ घसती है, बोले तो फ्रिक्शन होता है एयर के साथ। लेकिन ऐसा करते वक्त हम एयर के फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करते हैं। So when we are considering or when we are neglecting the air frictional resistance of the air media, कि जेव्हा एखादा बॉल वरून खाली येतो तो वो एयर के साथ घसता है, तो एयर के साथ घसने की वजह से आपको तो मालूम है ना, फ्रिक्शन जो है वो मोशन को अपोज करता है। तो जब बॉल तुम्हारा ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जब वो बॉल एयर के साथ घसेगा, क्योंकि वो एयर के अंदर आ रहा है ना, तो उस एयर के घर्षण को पकड़ोगे, कंसिडर करोगे, तो आपका जो वेलोसिटी आएंगी उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर उसको निग्लेक्ट करोगे तो फिर आपको उस मोशन को अपन फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहते हैं। तो आपने ये स्कूल में सुना होगा, देखो एग्जाम्पल, कि दो बॉल है या दो पत्थर है, उनको एक पत्थर हेवी पत्थर है, सुनो रे, दो पत्थर है, एक काफी हेवी पत्थर है और एक थोड़ा हल्का पत्थर है, और दोनों को मैंने सेम ऊंचाई से छोड़ा। सुन रहे ना तुम लोग, हा एक्झाम्पल तुम्हाला स्कूलमध्ये कुठेतरी होता, असा नसेल पण अशा टाइपचा सिमिलर बिट, लिटिल बिट सिमिलर। एक स्टोन होता आणि एक फिदर होता मैम। हाँ राइट राइट, हाँ ऐसा ही कुछ था।
तो उन दोनों को सेम ऊंचाई से छोड़ा, तो कौन पहले पहुंचता है और कौन बाद में रे? पहले स्टोन पहुंचता है, फिर बाद में पहुंचेगा। ऐसा क्यों होता है फिर? क्योंकि उसका वेट ज्यादा एक मिनिट सगळेजण ऐका ना, वेट की वजह हा से हर्षिता सांग. एयर रेजिस्टेंस को मतलब अवॉइड कर सकते। नहीं, कंसिडर करेंगे तो बोलना. एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे तो क्या होता है? कौन पहले पहुंचता, कौन बाद में? स्टोन पहले पहुंचता, फीदर बाद में. लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करेंगे तो दोनों सेम टाइम में पहुंचते हैं. मालूम है ये? यस मैम। हाँ तो ये आपने हाँ, तो आपने टेक्स्ट बुक में वही पढ़ा होगा कि एक फीदर रहता है, एक स्टोन रहता है, दोनों सेम ऊंचाई से छोड़े तो जमीन पे दोनों सेम टाइम पे पहुंचते. यही पढ़ा था ना? सेम टाइम पे पहुंचते. यस मैम। हाँ, यस मैम। सेम टाइप पे पहुंचते. तो सुनो, ये दिमाग में से निकाल दो, क्योंकि इन जनरल हम लोग एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करते हैं, तो दोनों सेम टाइम में ही पहुंचते हैं जमीन पे, कोई आगे पीछे नहीं पहुंचता, क्योंकि ऑलमोस्ट एयर का रेजिस्टेंस हम लोग वहां पर निग्लेक्ट कर देते कि वो क्यों ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है. तो एक हेवी पत्थर है और एक छोटा सा हल्का पत्थर है, दोनों को सेम ऊंचाई से छोड़ोगे तो दोनों जमीन पे सेम टाइम में ही पहुंचेंगे, कोई आगे पीछे नहीं पहुंचेगा. ठीक है? तो अभी इन जनरल हम लोग ये जितने भी प्रॉब्लम करते हैं ना हमारे न्यूमेरिकल फिजिक्स में, हम इन जनरल एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करते हैं. लेकिन एक आधे प्रॉब्लेम में स्पेशली जब मेंशन किया रहता है कि कंसिडर द एयर रेजिस्टेंस, असं जर कन्सिडर करायला आला तर त्याचे इक्वेशंस वेगळे आहेत, उसके कंडीशंस अलग है, वो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ, टेंशन मत लो. लेकिन फिलहाल हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करके जो कंडीशंस है वो पढ़ने वाले हैं. तो अभी हम चालू करेंगे मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग मोशन. ठीक है? तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट इज फाउंड दैट ऑल द बॉडीज इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, देखो ये सेंटेंस हाईलाइट किया इन्होंने, in the absence of air resistance it is found that all the bodies irrespective of size, म्हणजे कुठला पण बॉडी का असे ना, कोई बड़ा साइज का है, कोई छोटा साइज का है, कोई हेवी वेट का है, कोई हल्का मास का है, और तो दे विल फॉल विद द सेम एक्सीलरेशन, वो सभी सेम एक्सीलरेशन के साथ नीचे आएंगे नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ. एंड दिस मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड एज अ फ्री फॉल. समझ में आया? जैसे तुम लोग ने फीदर और स्टोन का मुझे बताया, तो जब फीदर भी नीचे आएगा तो दैट इज ऑल्सो द अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, आणि स्टोन भी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. तो जितना एक्सेलरेशन तुम्हारा फीदर अनुभव करने वाला है उतना ही एक्सेलरेशन तुम्हारा स्टोन भी अनुभव करना है. तो कितना एक्सेलरेशन ये लोग अनुभव करते हैं, तो ध्यान में रखना, सबसे पहले ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. कौन सी? फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक्सेलरेशन कितना होता है? तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g होता है. ये दिमाग में फिट कर डालो, एकदम फिट. फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी त्याचा एक्सेलरेशन किती असतो? तर फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो वो मोशन एक्सेलरेटेड होती है. ध्यान से सुनना, अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो मोशन एक्सिलरेटेड मोशन होती है, और वह अगर एक्सिलरेटेड मोशन रही तो ये जितने भी काइनेमेटिकल इक्वेशंस मैंने आपको यहाँ पर 5 लिखा के दिए, उन सभी इक्वेशन में यहाँ पर ये जो है प्लस, ये प्लस रहेगा. बोले तो सभी इक्वेशंस में आपके प्लस प्लस सिंबल रहेंगे. देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्लस लिखे, तो ऑल द इक्वेशंस विल बी एज लाइक दैट मीन्स द मिडल सिंबल जो है ये प्लस ही रहेगा. लेकिन अगर आपकी बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है लेकिन वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपके ध्यान में रहना चाहिए कि व्हेन द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम डाउनवर्ड ग्राउंड टू पर्टिकुलर हाइट, अपवर्ड दिशा में जा रही है तो मोशन जो है वो रिटार्डेड होती है. व्हेन द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, then the motion is retarded. In that case, in all the kinematical equations, instead of using a plus sign, you will use a negative sign. म्हणजे कोणते? सेम असेच इक्वेशन, पण तुम्ही v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लिहिता की नाही, तर u मायनस एटी लिहायचं. मग s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिहिता की नाही, तो s इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर लिखेंगे. फिर तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as के बदले माइनस 2as लिखेंगे.
फिर Sn इज इक्वल टू यू प्लस के बदले माइनस हाफ ऑफ a इंटू ब्रैकेट 2n माइनस 1। तो ये सभी काइनेमेटिकल इक्वेशन में प्लस के बजाय क्या हो जाएगा, माइनस। ये कब होगा, जब तुम्हारी बॉडी वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, तो नीचे से ऊपर की दिशा में अपवर्ड जा रही है तो मोशन रिटार्डेड होती है, और जब मोशन रिटार्डेड होती है तो सभी काइनेमेटिकल इक्वेशंस में प्लस के बजाय माइनस। और जब तुम्हारी बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तब तुम्हारे बॉडी की मोशन एक्सीलरेटेड होती है, और तब सभी काइनेमेटिकल इक्वेशंस में हम लोग क्या सिंबल इस्तेमाल करेंगे, बोलिए क्या सिंबल इस्तेमाल करेंगे, माइनस। प्लस। ओके, हाँ प्लस सिंबल इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखो सबसे पहला पॉइंट कि फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ए इज इक्वल टू क्या डालेंगे, जी। कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी होंगी तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा, ऑफ कोर्स अभी पहले मैं एक लेती हूँ, इफ द बॉडी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ए इज इक्वल टू जी, तो ये ध्यान में रखना। लेकिन वो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा होगा तो ए इज इक्वल टू क्या डालेंगे, मायनस जी डालेंगे। जर तो खालून वर चालला असेल माइनस जी. हा तर ए इज इक्वल टू मायनस जी टाकायचं, आणि वरून खाली येत असेल तर ए इज इक्वल टू प्लस जी। राहील का लक्षात, ए तो अभी इसमें सबसे पहली केस हम पढ़ते यस हैं। मैम। देखो सबसे पहली केस हम पढ़ेंगे, इफ द बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, इफ द बॉडी is dropped from some height, एक पर्टिकुलर ऊंचाई से बॉडी को हमने ड्रॉप किया। इफ द बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, तो जैसे कि अभी एक आधे चौथे माले पे आप खड़े हो गैलरी में, राइट, चौथे माले की आप लोग गैलरी में खड़े, एंड आपके हाथ में एक बॉल है, तो आपने चौथे मंजिल से वो बॉल को ड्रॉप किया। देखो ड्रॉप करना एंड फेंकना इसमें फर्क है। सपोज एखादा पर्सन, ये आदित्य बामनोटे खड़ा है गैलरी में, राइट, ये चौथे माले की गैलरी है, यहाँ पे बामनोटे खड़ा है, उसके हाथ में है क्या, बॉल। अब इसमें फर्क है, बामनोटे भी खड़ा है और दूसरा एक कौन, उसका दोस्त, कौन ले लेते हैं, ये अपना सिद्धेश, ये खड़ा है। अब सिद्धेश क्या कर रहा है, सिद्धेश के हाथ में भी बॉल है और बामनोटे के हाथ में भी बॉल है। तो सिद्धेश क्या कर रहा है, बॉल को ऐसा जर्क लगा के, यानी जर्क मतलब धक्का ऐसा देके थ्रो कर रहा है, थ्रो, क्या कर रहा है, थ्रो। तो जब वो थ्रो करेगा तब वो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। लेकिन बामनोटे ने क्या किया, ड्रॉप किया, ड्रॉप। तो जब ड्रॉप करते हैं तब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। क्या मुझे बता सकते व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्रो एंड द ड्रॉप, सांगा लवकर। मैम ड्रॉप में बस डायरेक्टली हाथ से फेंक देते हैं और थ्रो में फोर्स अप्लाई करते हैं। वेरी गुड, कौन बोला ये, निशा। हाँ मैम। गुड। तो ये सिद्धेश ने क्या किया, ऐसा जोर से उसको फोर्स अप्लाई करके थ्रो किया, तो डेफिनेटली उस बॉल को कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी मिली है। लेकिन बामनोटे ने क्या किया, हल्का सा हाथ में बॉल को पकड़ा और रिलीज कर दिया नीचे की दिशा में, रिलीज, फक्त हातात अलगद पकडला, अलगद कळतं का, हळूवार पकडलं आणि जस्ट सोडून दिलं, नुसतंच सोडलं, त्याला म्हणतात ड्रॉप्ड। तर जेव्हा बॉल किंवा एखादी बॉडी एका पर्टिक्युलर हाईट वरून आपण ड्रॉप करतो तेव्हा त्याची इनिशियल वेलॉसिटी ऑलवेज 0 पकडायची। राहील का लक्षात, राहील का, when the body is, हे रूल आहे बरं, Yes, ma'am. ऐकून घ्या, Yes, ma'am. these are the rules and regulations for applying the kinematical equations। अगर रूल्स ही कंफ्यूज हो गए तो तुम्हारा सब चौपट हो गया, समझ लो। तो इफ द बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, देन ब्रैकेट में लिख रही हूं, क्या लिख रही हूं, इनिशियल वेलोसिटी, initial velocity is 0। if the body is dropped from some height, तो उस वक्त initial velocity is 0, and if it is thrown from some height, then the initial velocity is not 0।